कथाकार के इस विशेष सत्र में मित्रों आपका स्वागत है। आज मैं एक विशेष कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी इसलिए विशेष है कि यह कहानी लिखा है डॉक्टर जेबा रशीद जी ने। अंश लिया है हमने उनकी पुस्तक इश्क हुआ से। आगे बढ़े इसके पहले रचनाकार के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं। डॉक्टर जेबा रशीद जी देश विदेश की जानी मानी प्रखर शायरा और कवियत्री हैं। इन्हें राष्ट्रपति सम्मान और राजस्थान के राज्यपाल से भी कई सम्मान मिल चुका है। इन्होंने हिंदी, मारवाड़ी, उर्दू तीनों साहित्य में बहुत काम किया और इनकी काफ़ी पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हैं जिन्हें लोगों ने सराहा है और जिनकी काफ़ी तारीफ होती है, काफ़ी पढ़ी जाती हैं। इनकी कहानी यह जो इश्क हुआ है, इसका पहला अंश आज आपके साथ साझा करता हूँ। शुरू करते हैं। पुराने जहाज जैसे पलंग पर सफेद बालों वाली बेगम बैठी हैं। उनकी नीली आंखें गोरे चेहरे पर हीरे की भांति चमक रही हैं। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है और कड़ाके की ठंड है। शरीर में बहुत कंपन छूट रहा है। अख्तरी कोयलों की सीढ़ी जलाकर पलंग के पास रखती हैं। बाद में परी बेगम के पैर दबाते अख्तरी बोली, अपने विवाह का किस्सा तो सुनाओ अम्मा जी। चल हट निगोड़ी। परी बेगम के पोपले मुंह से मुस्कान आ जाती है। जाने कोई पुराने किले से बहुत सारे कबूतर फड़फड़ाते एक साथ निकलकर आसमां में फैल जाते हैं, जैसे आंखों के सामने यादों के पंछी फड़फड़ाते फैलने लगते हैं। मैं अपने मामा के घर अमरोहा विवाह में गई थी। 13 साल की उम्र थी। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। तेरे अब्बा छत पर टहल रहे हैं। मैंने उनको नहीं देखा था। मैं सिर धोकर बाल सुखाने छत पर गई। झुक कर बाल झटकती 2 कदम आगे बढ़ी। बालों से मुंह ढका हुआ था। मैं बाल झटकती 2 कदम आगे बढ़ी। मैं 2 कदम चली ही थी कि अचानक उनकी कमर से जाकर टकरा गई। उन्होंने पलट कर मुझे थाम लिया। परी बेगम की हंसी नहीं थमी। हंसते हुए बोली, मैंने बालों को एक झटका दिया। गीले केशों का एक थप्पड़ उनके मुंह पर लगते ही वे पीछे चले गए। थोड़ी देर में पता नहीं क्या हुआ, दोनों एक दूसरे की ओर देखते रह गए। हाय अल्लाह कहकर मैं नीचे आ गई। पीछे पीछे वे नीचे आए और अपनी माँ की गोद में सिर रखकर कहने लगे, अम्मी जान, अभी जो सफेद कपड़ों वाली नीचे आई है उससे मेरा विवाह। शर्मीले अंदाज में वे आगे नहीं बोल सके। माँ प्रसन्न होकर बोली, अरे मेरी बहन नरगिस की बेटी है। चट मंगनी पट विवाह हो गया। ननिहाल आई थी मामा की बेटी के विवाह में और खुद का ही विवाह हो गया। हकीम साहब ने सोचा होगा कि आसमां से परी उतरी है, इसलिए आपका नाम ही परी बेगम रख दिया है ना अम्मा। हाँ री। परी बेगम शर्म से लाल हो गई, अपनी पुरानी यादों में खो गई। पहाड़ी गीत गुनगुनाने लगी। उनके होठों पर मीठी यादों की मुस्कान थी। वह वापस बैठ गई। मेरे ससुर, जिन्हें कोई बदल नहीं सका, चीलम ठंडी होते ही बहुओं को कैसी कैसी गालियां देते। सभी बहुएं मुंह पर पल्ला ठूंसकर हंसी रोकती, उनका अग्निबाण सहती। मैं धीरे धीरे चीलम तैयार करती तो भी वे क्रोधित होते हुए कहने लगे, बहू, तुम्हें खानदान की सेवा करने के लिए लाए, खसम की अदालत में पंचायती करने नहीं लाए हैं, समझी। परी बेगम ससुर की नकल काटते हुए हंसने लगती। हंसी रोके रुक नहीं रही थी। ससुर के द्वारा शोर करना याद आ गया। अरी अख्तरी, वे दुबले पतले सिंकिया पहलवान, लंबी टोपी का फूंदा हिलाते सिर पर लगे, फूंदने को झटक झटक कर आवाज करते। मैं तो हंसी से मरी जाती। कुछ पल रुक कर आगे बोलने लगी, काकी, सासू, बुआ सासू, विधवा ननद, जेठानी सभी की सेवा में लगी रहती। किसी को चाय का कटोरा थमाती तो किसी को पान का। घर का कामकाज करते हुए आधी रात की जाती, तब कहीं सोने जाती। परी बेगम जब बोलने लगती तो फिर रुकती नहीं। सभी बातें बताती हैं जब जी चैन पड़े। हद है, बूढ़े बूढ़ियों से इतना लगाव है तो वही सो जाती। तेरे अब्बा गुस्सा करते। लड़की के बदबूदार धुआं से लिपटी हुई मैं उनकी लाडली पत्नी
बहुत चाहते थे तेरे अब्बा मुझे। कहते कहते परी बेगम की आवाज़ भर्रा गई और वे चुप हो गईं। थोड़ी देर में अख्तरी अपने सिर पर तेल की मालिश करती रही। हकीम साहब की याद में दुखी होकर परी बेगम वापस लेट गई। उनकी नीली नीली आंखें खिलौने वाली गुड़िया जैसी बंद हो गई। लॉन के किनारे खड़े गुलमोहर की डालियों से छन छन कर सूर्य की रोशनी खिड़की से कमरे में आ रही थी। परी बेगम को आज पिछली बातें याद आने लगीं। आप तो गजरोला और अमरोहा को इतना याद करती हो अम्मी जान, आप यहाँ क्यों आई? अख्तरी ने पूछा। परी बेगम ने कहा, सुन, राजा महेंद्र प्रताप सिंह अपने बेटे के साथ नैनीताल आए थे। उनका बेटा विजय प्रताप खेलते खेलते बेहोश हो गया। राजा साहब को पता था कि मेरे बेटे को खतरनाक बीमारी है, इसका कभी भी अंतकाल आ सकता है। राजा साहब को लगा कि विजय मेरे कुल का इकलौता वारिस घर का दीपक बुझने वाला है। वे बहुत परेशान हो गए। हकीम अहमद मिर्जा अपनी दवाइयों की पेटी हाथ में उठाए मरीज को देखकर उधर से निकले। अपने घर जा रहे थे, तभी बच्चे को बेहोश देखा तो उसका इलाज करने लगे। थोड़ी ही देर में बच्चे ने आंख खोल दी। राजा साहब बहुत खुश होकर हकीम साहब को गले लगा लिए। अहमद मिर्जा बोले, पूरे 30 दिन का इलाज करूंगा, बीमारी छू मंतर हो जाएगी, कुंवर साहब ठीक हो जाएंगे। अहमद मिर्जा और उसके पिताजी दोनों ही हकीम का काम करते थे। राजा साहब उनको मनाकर अपनी रियासत जोमपुर लेकर आए। इलाज से विजय प्रताप ठीक हो गए। नवाब की पदवी, जमीन जायदाद और हवेली देकर राजा साहब ने हकीम साहब को वहाँ ही बसा लिया। हकीम साहब दूर तक इलाज करने के लिए मशहूर हो गए। हकीम साहब नवाब अहमद मिर्जा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। हवेली के चारों ओर दूर दूर तक फैली जमीन पर जंगली पेड़ उगे हुए थे, इसलिए इस जमीन का नाम मिर्जा का बाग पड़ गया। लोगों का दिन रात इलाज करने से धन की बरसात होने लगी। अरे अख्तरी, हकीम साहब मुझे यहाँ लाए तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये मेरा घर है। कहाँ वो अमरोहा की गरीबी, बाहर फटे हुए टाट के पर्दे लगे हुए थे, और कहाँ ये राजसी ठाट, ये हवेली। देख रही, ये सोने की इतने बड़े बड़े मोतियों की माला पहने ही दिन मेरे गले में पहना दी। हकीम साहब ने। परी बेगम मोतियों की माला पर हाथ फेरने लगती, चुप होकर फिर यादों में गुम हो गई। पिछले दिन उनकी आंखों के सामने फिल्म जैसे फिरके लगे। हवेली की बैठक में हकीम साहब का दवाखाना था। दवाखाने की प्रत्येक दीवार में खुली अलमारियां थीं। अलमारियां और बॉक्स में तरह तरह की बोतलें थीं, उन पर कागज के लेबल लगे हुए थे। ये ही मर्दाना ड्योढ़ी थी। एक तरफ लंबा चौड़ा गद्दा बिछा था, गद्दे पर सफ़ेद चांदनी और गाव तकिया। हकीम साहब बैठक में ही बैठ रहते थे। नौकर चाकर दिन रात हाजिरी में रहते थे। जनानी ड्योढ़ी में ही बहुत चहल पहल रहती थी। मैं अकेली, मेरे कामकाज और बातें करने के लिए 3-4 औरतें हर समय रहती थीं। अम्मी जान, आप तो चीनी गुड्डी जैसी सुंदर हो, कोई रानी आप जैसी सुंदर नहीं हो सकती, अख्तरी ने पूछा। अरे नहीं री, रानी लीलावती बहुत सुंदर परी थी। उनकी याद आते ही परी बेगम की आंखें भर गईं। वे चुप हो गईं। आप थक गए होंगे, अब थोड़ी देर सो जाओ। मैं क्या बूढ़ी औरत हूँ जो थक जाऊंगी? देख, राजा साहब के बाहर दरवाजे पर हाथी झूमता रहता था। चारों ओर के गांवों में उनकी धाक थी, परंतु रानी पद्मावती के सामने उनका जोर नहीं चला। राजा विजय प्रताप की। वे चुपचाप चुप हो गईं। क्यों अम्मी जान, क्या हुआ? राजा साहब विवाह करके आए। महलों में उत्सव हुआ। दहेज में 40 दासियां आई थीं। महल के चौक में एक देसी स्विमिंग पूल था। राजा साहब चौक में तख्त पर परंपरागत पोशाक में बैठे थे। खास मेहमान ही पास में बैठे थे। दासियों को बुलाकर आदेश दिया कि इस पानी में स्नान करो। पानी में दासियों का शरीर खूबसूरत मछलियों के जैसे तैरने लगा था। कभी कोई किनारे पर आकर खड़ी हो जाती तो कभी कोई डुबकी लगाती। सबसे सुंदर दासी गुलाबी को राजा साहब ने अपने पास आने का इशारा किया तो वह पानी से बाहर आई। वह किनारे पर खड़ी होकर लहंगे का पानी निचोड़ने लगी तो शरीर पर पानी की बूंदें मोतियों जैसे चमकने लगी। हुक्म अन्नदाता। जाम बना, राजा साहब ने हुक्म दिया। गठा हुआ शरीर, तीखी भौहें और काली आंखें।
16 वर्ष की गुलाबी के भीगे हुए होठों से चांदी की घंटियों जैसी आवाज निकली, लीजिए अन्नदाता। वह डरती डरती जाम बना रही थी। उसे बहुत डर लगने लगा था। राजा साहब गुलाबी की ओर देखने लगे थे। उसका पानी झरता बदन देखकर राजा साहब के अंदर रेशमी शोले भड़कने लगे। राजा साहब गुलाबी का सहारा लेकर महल के अंदर आए। गुलाबी राजा साहब की हवस का शिकार बनी। परी बेगम उसकी बर्बादी की कहानी सुनाते सुनाते रोने लगी। मेरा कोई कसूर नहीं, माफी हुकुम माफी। गुलाबी रोती रोती पद्मावती के पास जाकर पैर पकड़कर रोते हुए कहने लगी। उसकी बिखरी हुई हालत देखकर रानी समझ गई कि इसको मजबूर किया गया है। लीलावती क्रोध से भर गई, कागज कलम लेकर अपनी मां को पत्र लिखने बैठ गई। आदरणीय माताजी, अपने घराने की शान रखने के लिए राजा महाराजा लोग जन्मते ही बेटी का गला घोंट देते हैं। अगर किस्मत से राजकुंवरी बच जाती है तो पूरी उम्र जलते रहने के लिए दासी रूपी अंगारे दहेज में दे देते हैं। मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि आप दहेज में दासियां मत दो। आप तो जानते हो कि दासी और रानी का क्या रिश्ता होता है। आपने तो अपनी राजकुंवरी को आंचल भर अंगारे दिए हैं, आग तो लगनी ही है। अभागन पद्मावती। मां को पत्र भेजकर आंसू अपनी छाती पर सहन करते हुए राजा साहब का इंतजार करने लगी। राजा साहब सुहाग रात मनाने के लिए आए। पद्मावती ने पलंग से नीचे उतरकर उनके चरण छुए। राजा साहब ने अपने हाथ आगे बढ़ाया तो रानी ने उनको चेतावनी देते हुए कहा, मेरे हाथ मत लगाना। मैं राजपुतानी हूं और राजपुतानी को झूठन खाना पसंद नहीं है। वह क्रोधित होकर पलंग के बीच में कटार रखकर सो गई। समय बीतने लगा। रानी पद्मावती अकेली महलों में फिरती रहती थी और राजा विजय प्रताप सिंह गुलाबी में रम गए। आज की चर्चा में बस इतना ही मित्रों। इसका अगला अंश